खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा खुद पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। इतनी मेहनत करो दोस्तों, इतनी मेहनत करो कि खुदा खुद पूछे बताओ बेटा तुम्हारी इच्छा क्या है, वो मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी करूँगा। लेकिन इससे पहले आपको इतनी बेइंतहा मेहनत करनी पड़ेगी कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएं। तब ऊपर वाला आपके ख्वाबों को पूरा करेगा, आपके मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। तो इसलिए दोस्तों, पढ़ाई ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिसके द्वारा आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति। तो इससे पहले हम लोग कुछ एक पॉइंट समझते हैं, ठीक है। तो क्या समझते हैं, हमने आपको बताया था कि भारत का प्रशासन, भारत का प्रशासनिक ढांचा किस पे डिपेंड करता है, 3 स्तंभों पे डिपेंड करता है। कार्यपालिका, भारत का प्रशासनिक ढांचा किस पे टिका हुआ है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। भारत का प्रशासनिक ढांचा 3 चीज़ों पे डिपेंड है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका पे टिका हुआ है। ओके, तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का प्रमुख यही होता है भैया, राष्ट्रपति, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, हेड होता है। तो कार्यपालिका का हेड कौन होता है? तो कार्यपालिका का हेड होता है राष्ट्रपति। ओके, चलो देखते हैं। तो भारत एक संघ है, राज्यों का संघ है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। तो ये क्वेश्चन बनता है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति। और कार्यपालिका का प्रमुख, वास्तविक प्रमुख पूछा जाए, कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख या मुखिया कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। ओके, तो केवल वास्तविक शब्द लगाने से क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है। तो कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित करती है? राष्ट्रपति में। कार्यपालिका का सर्वे सर्वा कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित करती है? प्रधानमंत्री में। कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। ओके, इतना आप लोगों ने समझ लिया होगा। इसीलिए भारत के राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है? नाम मात्र का प्रमुख कहा जाता है। ओके, नाम मात्र का प्रमुख कहा जाता है, या एक और नाम से जाना जाता है कठपुतली राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति को कठपुतली राष्ट्रपति भी कहा जाता है। आगे आते हैं, अगला एक और होता है स्टैंप। भारत के राष्ट्रपति को रबर स्टैंप कहा जाता है, यानी रबड़ की मोहर। ओके, तो ये इन 3 चीज़ों से भारत के राष्ट्रपति को नवाजा जाता है। भारत का जो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, केवल नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। इसलिए राष्ट्रपति को कठपुतली राष्ट्रपति या रबर स्टैंप या नाम मात्र का प्रमुख कहा जाता है। लेकिन एक खास बात है, और राष्ट्रपति क्या करता है, जो दूसरे देशों से समझौते होते हैं और प्लस संधियां होती हैं, उस पे जो हस्ताक्षर होते हैं वो किसके होते हैं? विदेशों के साथ जो समझौते और संधियां होती हैं उस पे हस्ताक्षर होते हैं राष्ट्रपति के।
करने तो जाता है प्रधानमंत्री, लेकिन हस्ताक्षर होते हैं राष्ट्रपति जी के, क्योंकि यही कार्यपालिका का प्रमुख है। भारत का सबसे प्रमुख पद क्या है? राष्ट्रपति। इसलिए सारे समझौते और सारी संधियों पे हस्ताक्षर किसके होंगे? राष्ट्रपति के होंगे। ओके, तो ये राष्ट्रपति के संबंध में थोड़ा मोटा मोटा सा आपने सीख लिया। अब चलो चलते हैं इसका थोड़े से गहराई में। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, एक पॉइंट और देखते हैं राष्ट्रपति से, बहुत खास पॉइंट यहाँ पे। जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का क्या होता है? प्रमुख होता है। ओके, तो राष्ट्रपति ये दो बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, और विदेशों से जो समझौते और संधियां होते हैं उस पर राष्ट्रपति के ही हस्ताक्षर होते हैं। ओके, और कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो प्रशासनिक ढांचे में जो कार्यपालिका का सबसे प्रमुख व्यक्ति है राष्ट्रपति है। ओके, और राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा करता है? राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है। चलो अब थोड़ा सा इसकी गहराई में उतरते हैं। इतना समझ में आया दोस्तों? इतना तो बहुत सरल है, समझ में आ गया होगा, लेकिन 2-3 पॉइंट आपको सीखने को इसमें मिल गए होंगे। कहीं कहीं इसमें से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ये दो नीचे वाले कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, और विदेशों से जो संधियां होती हैं और जो समझौते होते हैं उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं या प्रधानमंत्री के? तो उस पर हस्ताक्षर होते हैं राष्ट्रपति के। अब राष्ट्रपति से संबंधित हम लोग प्रमुख अनुच्छेद देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए और आते रहते हैं। चलो शुरू करते हैं। अनुच्छेद 52, थोड़ा इधर से लिखते हैं ताकि कुछ लिखना पड़े तो आगे लिख पाए। अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62। आज मैं राष्ट्रपति से संबंधित सारे अनुच्छेद आपको पढ़ा दूंगा। एक बार आपने हमसे राष्ट्रपति पढ़ लिया, फिर कहीं से भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे अनुच्छेद आपको एक पास मिल जाएंगे और आप बहुत ही सरल तरीके से इसको याद कर पाएंगे। चलो पहले राष्ट्रपति से संबंधित 62 तक के अनुच्छेद देखते हैं। चलो देखते हैं। राष्ट्रपति का पद का वर्णन दिया गया है 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ये किसमें? अनुच्छेद 52 में बताया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पद या राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 52 में मिलता है। अनुच्छेद 53 में मिलता है राष्ट्रपति की शक्तियां प्लस कार्य, राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। अनुच्छेद 53 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 54 में किसका वर्णन है? निर्वाचन मंडल का। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन से लोग हिस्सा लेंगे? 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी रीति, निर्वाचन रीति यानी किस प्रकार से निर्वाचन होगा राष्ट्रपति का? अनुच्छेद 55 में। 56 में अनुच्छेद पदावधि यानी कि कार्यकाल, यानी कितने वर्ष तक राष्ट्रपति अपने पद पे रह सकता है। 57, 58 और 59 ये आपको एक साथ पढ़ने हैं। 57 में क्या है? पुनर्निर्वाचन। यदि कोई
व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पे वर्तमान में है और दोबारा वो फिर से उस राष्ट्रपति के पद पे निर्वाचन होना चाहता है, तो उसके नियम कायदे कानून क्या होंगे, वो अनुच्छेद 57 में वर्णित है। 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए आपके अंदर कौन कौन सी अर्हताएं होनी चाहिए, कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, वो अनुच्छेद 58 में योग्यताएं आपके अंदर कौन कौन सी होनी चाहिए, अनुच्छेद 58 में। और राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए, कुछ शर्तें हैं, वो अनुच्छेद 59 में। ठीक है, 60 और 61, अनुच्छेद 60 और 61 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 60 में भैया शपथ, ठीक, शपथ ग्रहण करेगा, ओथ, OATH, ओथ। राष्ट्रपति शपथ किस अनुच्छेद के द्वारा ग्रहण करता है, अनुच्छेद 60 के द्वारा। अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति के ऊपर क्या चला जाएगा, महाभियोग। अगर राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है तो उसके ऊपर महाभियोग चलाया जाएगा। ये अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन है। ओके, अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन है। दोनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हैं। आज आगे आ जाओ। अनुच्छेद 62 में क्या होता है, राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचन का समय प्लस आकस्मिक निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, यानी राष्ट्रपति किसी कारणवश से इस्तीफा देता है या महाभियोग करके हटा दिया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो नया व्यक्ति उस पर निर्वाचित होगा वो कितने, उसका पदावधि क्या रहेगी। ठीक है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो वो कब तक खाली रह सकता है, उसका निर्वाचन किस टाइम पे करवाया जाना है, 6 महीने के अंदर अंदर करवाया जाना है, कैसे करवाया जाना है, तो उसका संबंध है अनुच्छेद 62 से। तो वनडे एग्जाम वाले आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं आपके ये 52 से लेके 56 तक के, और 60 और 61 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए। ये दोनों पोर्शन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। अनुच्छेद 52 में पद है, 53 में कार्य और शक्तियां हैं, 54 में है निर्वाचन मंडल, 55 में है निर्वाचन की रीति है, और 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। ओके, और 60 में है शपथ राष्ट्रपति कैसे ग्रहण करेगा, 61 में है उसके ऊपर महाभियोग कैसे चलाया जाएगा। ओके, अब इन 3 पॉइंटों में क्या है, राष्ट्रपति जो एक बार है जो व्यक्ति वर्तमान में राष्ट्रपति के पद पे है वो दोबारा कैसे राष्ट्रपति चुना जाएगा। अनुच्छेद 57 में, 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं, और 59 में राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ शर्तें हैं वो, और 62 में है राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचन का समय क्या होगा, कितना समय होना चाहिए उस रिक्त पद को भरने के लिए, कम से कम 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का पद भर दिया जाना चाहिए। और आकस्मिक पद, अगर जो आकस्मिक यानी अचानक पद खाली हो जाता है मृत्यु से या महाभियोग के द्वारा हटाए जाने पर राष्ट्रपति को, तो जो व्यक्ति कार्यभार संभालेगा वो कितने वक्त के लिए संभालेगा, उसकी पदावधि क्या रहेगी, कैसे रहेगा, अनुच्छेद 62 में। तो वनडे एग्जाम वालों के लिए अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अनुच्छेद 60 और 61 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतना आप लोग रट लो। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अनुच्छेद 62 के बाद अनुच्छेद पढ़ना है हम लोग को 72। अनुच्छेद 72 के द्वारा राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 62 के द्वारा राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति प्रदान है। अनुच्छेद 74 में क्या है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद प्लस
प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद तथा प्रधानमंत्री की सहायता से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। ओके, तो अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सहायता से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। ओके, तभी प्रधानमंत्री जाते हैं समझौता करने विदेशों में, लेकिन हस्ताक्षर किसके होते हैं? राष्ट्रपति के होते हैं। चलो अब अनुच्छेद 74 के बाद अनुच्छेद 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 80 क्या करता है? राज्यसभा में 12 सदस्य, राज्यसभा में 12 सदस्य क्या करता है? राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। 12 सदस्य मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 80 के द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 80 के द्वारा राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला अनुच्छेद 331, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करता है? अनुच्छेद 331 में लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ओके, चलो अगला अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में क्या होता है? मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सलाह देती है कि अब हमारी सरकार बहुमत में नहीं है, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पे राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है, भंग करता है। ओके, लोकसभा भंग अनुच्छेद 85 के द्वारा। चलो आगे आते हैं। अब अनुच्छेद पढ़ना है हम लोग को। अनुच्छेद कौन सा पढ़े? अनुच्छेद 111 मोस्ट इंपोर्टेंट, वीटो पावर। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति का वीटो पावर, राष्ट्रपति का वीटो पावर। ठीक, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति अपने वीटो पावर का प्रयोग करता है। ओके, तो अब इतने अनुच्छेद आप याद करो, नोट करो अपनी कॉपी में। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसको डिलीट करके कुछ और अनुच्छेद बताते हैं आपको। तो एक बार और देख लेते हैं। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 निर्वाचन रीति। ओके, और 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल या पदावधि। ठीक, 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। 58 में राष्ट्रपति से संबंधित योग्यताएं। 59 में राष्ट्रपति से संबंधित कुछ शर्तें हैं। 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट, शपथ ग्रहण। 61 में क्या है? महाभियोग राष्ट्रपति के ऊपर चलाया जा सकता है। 62 में क्या है? राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचन का समय कितना होना चाहिए, और आकस्मिक यानी अचानक अगर पद खाली हो जाए तो उस पर जो नया व्यक्ति आएगा वो कितने समय के लिए राष्ट्रपति रहेगा। ये तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इधर का थोड़ा सा डिलीट करते हैं, तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद और बताते हैं आपको, जो कि आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतने सारे अनुच्छेद आप यूट्यूब पे पहली बार पढ़ रहे होंगे, उम्मीद है मुझे। पहली बार एक साथ ये राष्ट्रपति के इतने सारे अनुच्छेद आप देख रहे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 111 हो गया। अनुच्छेद 111 के बाद अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 108। अच्छा ये बताओ, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है।
यानी कि पूरा भारत को अगर जो एक परिवार मान लिया जाए तो पूरे परिवार का सर्वे सर्वा कौन है? राष्ट्रपति है। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है। यानी एक घर है तो उस घर का सबसे हेड कौन है? राष्ट्रपति। और उस घर में अगर झगड़ा हो जाए, दो चीज़ों में आपस में झगड़ा हो जाए तो क्या होगा? राष्ट्रपति का बेटा तुम भी इधर आओ, बेटा तुम भी इधर आओ। ठीक है, फिर दोनों को बैठाल के समझाएगा और उस मसले को सॉल्व करवा लेगा। तो सेम ऐसे ही होता है। यदि राज्यसभा प्लस लोकसभा कोई विधेयक आया, उसमें राज्यसभा और लोकसभा में विवाद हो रहा है, विवाद हो गया, नहीं पारित हो पा रहा है वो विधेयक, ठीक, तो राष्ट्रपति क्या कहता है? राष्ट्रपति कहता है बेटा तुम भी आओ और बेटा तुम भी आओ। ठीक है, तो संयुक्त रूप से बुलाता है। किसको? राज्यसभा और लोकसभा के दोनों, इधर के सांसद और इधर के सांसद, दोनों सांसदों को एक साथ बुलाता है, यानी संयुक्त बैठक करवाता है। ओके, तो अनुच्छेद 108 में क्या होता है? संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक। अब इसको याद करने की एक बहुत सरल ट्रिक है। अब जैसे जो घर का सर्वे सर्वा होगा, घर का जो सर्वे सर्वा होता है वो तो फादर होते हैं, या फादर से बड़े अगर जो दादाजी हैं तो दादाजी होते हैं। तो दादाजी लगभग क्या होते हैं? उनको बाबा भी कहते हैं। तो तुम लोगों ने सुना होगा, कहीं आप लोग इधर उधर गए होंगे तीर्थ यात्रा पे, वहाँ लिखा होता है श्री श्री 108 महाराज। तो श्री श्री 108 महाराज, तो श्री श्री 108 महाराज के सामने अगर जो कोई झगड़ा का मैटर आता है, मान लो श्री श्री 108 महाराज, ठीक है, तो श्री श्री 108 महाराज किसी गांव में गए और वहाँ झगड़ा हो गया दो गुटों में, तो दोनों गुटों को एक पास बुलाएंगे, बेटा तुम भी इधर आओ, तुम भी इधर आओ। संयुक्त बैठक बुलवाएंगे और दोनों की राय लेंगे और उसको समझौता करवा देंगे। तो ऐसे ही श्री श्री, इसको ऐसे याद करोगे। राष्ट्रपति क्या है? हमारे देश के बाबा जी हैं, तो बाबा जी के नाम के आगे क्या लगा होता है? श्री श्री 108, श्री श्री 108 महाराज राष्ट्रपति। अब एक श्री श्री 108 महाराज बाबा जी हैं, तो वो दोनों लोगों को अगर झगड़ा हो जाएगा दो पक्षों में, तो दोनों लोग को संयुक्त बैठक बुला के उस काम को करवा लेंगे। तो ऐसे ही सेम होता है, लोकसभा और राज्यसभा में किसी विधेयक को लेके मनमुटाव होता है तो संयुक्त बैठक बुलाते हैं। कौन? श्री श्री 108 महाराज राष्ट्रपति महोदय। तो श्री श्री 108 महाराज यानी श्री श्री 108 महाराज यानी अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। ओके, अब मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है तो उसकी अध्यक्षता भी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन गलत है। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो श्री श्री 108 यानी कि अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, इतना थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो हमारे बाबा जी। बाबा जी कौन है? श्री राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति नाम के आगे क्या है? श्री श्री 108। 108 का मतलब बाबा जी संयुक्त बैठक बुलाएंगे अनुच्छेद 108 के तहत। ओके, 108 के तहत हो गया। अब आता है 1 2 3, अनुच्छेद 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कोई मैटर नहीं सुलझ रहा है, कोई मैटर अचानक, जैसे देश में कोई अचानक काम हो गया, कोई नया काम हो गया, उससे संबंधित हमारे संविधान में कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है, तो राष्ट्रपति के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री कहेंगे ऐसा साहब जी ऐसी समस्या है, तो राष्ट्रपति कहेंगे 1 2 3। 1 2 3 का मतलब अध्यादेश लाओ। अध्यादेश क्या लाओ? हम बनाए देते हैं कानून, जाओ लागू करो जाके। तो वही कोई समस्या है, प्रधानमंत्री गए राष्ट्रपति के पास, साहब इस समस्या संबंधित कोई भी प्रावधान हमारे नियम कायदे कानून जो संविधान में नहीं वर्णित है, तो राष्ट्रपति कहते हैं 1 2 3 चुटकी बजाओ काम खत्म, यानी लाओ हम अध्यादेश जारी कर देते हैं और ये कानून बन जाएगा बाद में। फिलहाल अभी के लिए तो 1-6 महीने कानून तो है ही है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में पारित करवा के इसको आप एक्ट बना लेना, कानून बनवा लेना, ठीक है। अभी के लिए हम अध्यादेश जारी किए देते हैं।
चलो तो 1 2 3 यानी चुटकी बजाओ काम खत्म, हम ही बना देते हैं नए कानून। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 1 2 3 के तहत, अध्यादेश, ठीक, अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 1 2 3 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। ओके, आगे आ जाओ। जारी करता है, अध्यादेश का मतलब क्या होता है, यानी कि थोड़ा सा समझ लेते हैं। अध्यादेश जारी करने का मतलब क्या है, यदि, इसको थोड़ा समझते हैं, यदि देश में कोई नई समस्या उत्पन्न हो गई या कोई नए कानून बनाना है जो पहले से कोई कानून नहीं बने हैं, बहुत इमरजेंसी है कि इस चीज़ पे अभी तत्काल कानून हमको चाहिए, और राज्यसभा और लोकसभा दोनों का क्या है, सत्र नहीं चल रहा है, दोनों का सत्र नहीं चल रहा है, या इनमें से एक का तो चल रहा है, एक का नहीं चल रहा है, तो ऐसे स्थिति में कोई कानून यहाँ से तो पारित हो जाएगा, फिर ये तो चल ही नहीं रहा तो यहाँ से नहीं पारित हो पाएगा, या दोनों नहीं चल रहे हैं तो फिर कहाँ से कानून पारित होंगे। इनको चलने के लिए अभी टाइम है मान लो, और हमें ज़रूरत है किसी नए कानून बनाने के लिए, तो राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में क्या अध्यादेश जारी करता है, और अध्यादेश जारी करता है तो वो कानून की तरह ही लागू करे जाते हैं। लेकिन जब ये सत्र दोनों चालू हो जाते हैं तब राष्ट्रपति के इसी अध्यादेश को राज्यसभा में रखा जाएगा और लोकसभा में रखा जाएगा। दोनों जगह से जब ये पारित हो जाते हैं तो यही अध्यादेश काहे का रूप ले लेता है, दोनों जगह से पारित होकर कानून का। या अगर जो नहीं पारित करवाती है सरकार तो ये अध्यादेश जो है 6 महीने के अंदर अंदर इसकी वैधता खत्म हो जाती है। ओके, अरे दोस्तों मोबाइल बंद हो गया था तो मैंने सब कुछ पढ़ा दिया और पता ही नहीं चला मोबाइल बंद हो गया। जब पूरा सब पढ़ाने के बाद देखा तो फिर रिकॉर्डिंग कटी हुई थी, तो क्या करें, सारी मेहनत ख़राब हो गई। ये देखिए मैंने सब पढ़ा दिया आपको लास्ट तक का, अब सारी मेहनत ख़राब हो गई। तो चलो अब रात भी बहुत हो रही है, तो ऐसा करते हैं, हम वीडियो वहाँ तक बन पाया है जो मैं पढ़ा रहा था अनुच्छेद 123 तक, अध्यादेश जहाँ पे मैं पढ़ा रहा था, तो वहाँ तक का वीडियो बन पाया है। तो उसके बाद जो आपके अनुच्छेद बचे हैं वो मैं आपके पूरे करवा देता हूँ, बाकी जो बच्चा है वो फिर अगली वीडियो में मैं बताऊँगा आपको, क्योंकि बहुत थक भी गए हैं और रात हो गई है, करीब 1 बजने वाला है समथिंग। तो चलो इसको डिलीट करके अनुच्छेद आपको बता देते हैं। अनुच्छेद, जो बचे हुए अनुच्छेद हैं वो बता देते हैं आपको, और बाकी जो है राष्ट्रपति के संबंध में अगले वीडियो में बताएंगे, वो कल बनाएंगे तब बताएंगे आपको, ठीक है। तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई, वरना ये सब आपको एक ही वीडियो में मिल जाता, ठीक। लेकिन अब 2 वीडियो हो सकता है, पहले मैंने सोचा था 3 वीडियो बनेंगी, लेकिन अब लग रहा है 4 वीडियो बन जाएंगी, ठीक है। तो चलो, कौन सा मैंने बताया आपको, ऐसे लाइन खींच लेते हैं, कुछ उधर कुछ इधर कर लेंगे हम लोग, थोड़ा सा बचा हुआ है। अध्यादेश हमने कहा था, अध्यादेश, तो अध्यादेश लागू करता है अध्यादेश का अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 1 2 3। कोई भी समस्या देश के ऊपर आए, अगर उसके ऊपर कानून नहीं है तो राष्ट्रपति चुटकी बजाता है, कहता है चलो इसकी समस्या का मैं समाधान कर देता हूँ। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति चुटकी बजाता है, 1 2 3 चुटकी बजाओ काम खत्म। यानी राष्ट्रपति तुरंत ही कानून बना देता है। जो तत्काल कानून राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है, कोई भी सत्र अगर जो नहीं चल रहा है तो उसी को कहते हैं अध्यादेश। ओके, ये मैंने बता दिया। अब अध्यादेश के बाद पढ़ना है अनुच्छेद 143, जाना पहचाना नंबर, जाना पहचाना नंबर। ओके है ना, 143 जाना पहचाना नंबर। बचपन से ही इस नंबर को आप लोग जान पहचान रहे होगे। अच्छा ये बताओ किस किस ने स्कूल में बेंच पे 143 लिखा है, बेंचों पे 143 लिखा है, और कोचिंगों में 143 लिखा है। कोचिंगों में किसी किसी कोचिंग में
तो पूरी मेजें जो है 143 नंबर से गुद्दी हुई पड़ी हैं, देखा होगा आप लोगों ने। और किसी के स्कूल में जाओ, जैसे इस क्लास को पास करके अगले क्लास में जाओ, तब भी बेंचों पे आप देखोगे नाम लिखे हुए हैं इन लोगों के, और 143 लिखा हुआ है बेंचों पे, बिल्कुल सब गोदा हुआ पड़ा हुआ है। तो बताओ किस किस ने प्रकार से लिखा है और किस किस ने पेन से गोदा है बेंचों पे 143 लिखा है। कमेंट बॉक्स में आना चाहिए आंसर आपका, किसने किसने 143 लिखा है अपनी अपनी बेंचों पे। ओके, तो चलो देखते हैं क्या 143 का संबंध वास्तव में राष्ट्रपति से है, मतलब राष्ट्रपति का और किसका 143 का संबंध है। चलो देखते हैं, बिल्कुल है, सही बात है। तो राष्ट्रपति किससे 143 करते हैं? सुप्रीम कोर्ट से। ओके, जब भी आप समस्या में होते हो तो आपको क्या याद आता है? 143, यानी कि जिससे आपके निकट संबंध है, जिससे आप प्यार करते हो, तो उसको फ़ोन लगाओगे, पूछोगे यार मुझको ये समस्या हो गई है, इसका क्या समाधान होना चाहिए। तो फिर वो इंसान आपको सांत्वना देता है और आपकी प्रॉब्लम को बांट लेता है और आपको सलाह देता है, तो आपका माइंडसेट अच्छा हो जाता है। तो इसी तरीके से राष्ट्रपति अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेता है, परामर्श ले सकता है। ओके, तो 143 राष्ट्रपति प्यार करता है किससे? सुप्रीम कोर्ट से, यानी जब भी राष्ट्रपति को टेंशन होगी सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। किस अनुच्छेद के द्वारा? 143 अनुच्छेद के द्वारा। ओके, अब हो गया 143 अनुच्छेद, और अनुच्छेद 331 मैंने बता दिया है, 80 भी बता दिया है। चलो आगे देखते हैं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, इसमें राष्ट्रपति क्या निर्णय लेता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति जो है आपातकाल लागू करता है। आपातकाल लागू करता है कहाँ? देश के अंदर आपातकाल लागू कर सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति शासन लागू करता है। और अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? वित्तीय आपात लागू करता है। कौन लागू करता है भैया? ये सब लागू करता है राष्ट्रपति। ओके, तो राष्ट्रपति आपातकाल भी लागू करता है, राष्ट्रपति शासन भी लागू करता है, राष्ट्रपति वित्तीय आपात भी लागू करता है। तो आपातकाल भारत में कितनी बार अभी तक लगा है? 3 बार लगा है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात उसको बोलते हैं, आपातकाल, राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। एक बार लगा है सन 1962 में, एक बार 1971 में, और एक बार 1975 में, जब इंडिया प्लस चीन का युद्ध हुआ था, एक बार तब लगा था, और एक बार इंडिया और पाकिस्तान का, जब 1961 में युद्ध होता है, जब इंडिया पाकिस्तान को तोड़कर एक नया मुल्क बनाता है जिसका नाम है बांग्लादेश, तब भारत में लगता है आपातकाल। और एक बार आंतरिक विद्रोह के कारण से 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगवाया जाता है आपातकाल। ये क्या है? आंतरिक अशांति के कारण। इतना ही रख लो, ठीक, आंतरिक अशांति के कारण। तो भारत में अभी तक कुल 3 बार आपातकाल लगा हुआ है, 1962, 71 और 75 में। ओके, राष्ट्रपति शासन क्या होता है? जब कोई राज्य संविधान के अनुसार शासन नहीं कर पाता है तो राज्यपाल की अनुशंसा पे राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देता है। आगे आ जाओ। अनुच्छेद 360 क्या होता है? वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात भारत में अभी एक भी बार नहीं लगा है, एक बार भी नहीं लगा है। अच्छी बात है, क्योंकि अगर जो ये लग गया ना, तो जिसकी 1 लाख तनख्वाह है हो तो 5,000 रुपये ही बचेगी, क्योंकि सरकार कहेगी वित्तीय आपात है, यानी कि देश में आपाधापी मची हुई है, सब अस्त व्यस्त हो चुका है, व्यवसाय और हर चीज़ बर्बाद हो गई है, इसलिए वित्तीय आपात लागू है, इसलिए आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए से 10,000 रुपये या 5,000 रुपये करी जाती है।
बड़ी महंगाई आ जाएगी, मारा पीटा मच जाएगा, एक एक या 10-10 1-1 हज़ार रुपये 500-500 रुपये के लिए कत्ल होने लगेंगे। इसलिए सो बेटर है कि वित्तीय आपात भारत में नहीं लगा है। राष्ट्रीय आपात भी लगना कोई अच्छी बात नहीं है, राष्ट्रपति शासन लगना भी अच्छी बात नहीं है। ये तीनों ना ही लगे तो ज़्यादा बेटर है भारत के लिए, ठीक है। ये जब भी लगेंगे तो समझ लो समस्याएं हैं देश के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न हो गई हैं, इसलिए ये लगाए गए हैं। तो राष्ट्रपति के संबंध में इतने अनुच्छेद अगर जो आप याद कर लोगे तो उम्मीद है आपके एग्जाम में आने वाले कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अनुच्छेद से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। बाकी जो बचा हुआ है राष्ट्रपति से संबंधित कुछ चीज़ें वो अगले चैप्टर में मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि रात बहुत हो गई है, थक भी गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और ध्यान से पढ़ाई करते रहो, क्योंकि पढ़ाई ही इस दुनिया में एक ऐसी चीज़ है तो जो आपको जीरो से हीरो बना सकती है। ओके, पढ़ाई ही दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जो आपको जीरो से हीरो बना सकती है, इसलिए पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। लाइक और सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी। ओके, मिलते हैं।